हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक, जिसमें हम लोगों ने कल का टॉपिक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्वेश्चन पढ़ा था। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे। आई होप आप उस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। आज तक आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 4 लॉ पढ़ लिए। आज लास्ट लॉ पढ़ने चल रहे हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले लॉ। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे, या फिर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का अपडेट्स मिलते रहे। आज का जो लॉ है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इस लॉ का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसियस रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो गैसियस वे में हो रहा है, अंडर सुटेबल टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो रहा है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। यही इस लॉ का लिमिटेशन है। गे-लुसाक्स लॉ का क्या लिमिटेशन है? द रिएक्शन शुड अकर इन देयर गैसियस स्टेट एंड अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा लॉ है। तो गे-लुसाक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसियस रिएक्शन एंड इट इज गिवन बाय गे-लुसाक। It states that when two or more, क्या है? When two or more gases reacts with one another, their volume bear a simple whole number ratio। जब कोई 2 या 2 से अधिक गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो उनका जो कंबाइनिंग वॉल्यूम होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। वॉल्यूम बियर सिंपल होल नंबर रेशियो विथ वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम जो होता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है इफ दे आर आल्सो गैसेस, प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही जो मैंने आपसे बोला, ठीक है। तो ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर वो गैसियस स्टेप है, तो जो गैसियस स्टेप है, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो होते हैं। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं H2, यही देखते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। अगर यहाँ पे कंबाइनिंग वॉल्यूम देखा जाए एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पे देखिए इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है? 1। इसका कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है? स्टैच्यूमेट्री देखिए, इसके आगे कितना लिखा है? 1। इसके आगे कितना लिखा है? 1। इसके आगे कितना लिखा है? 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों का, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए, दोनों का जो कंबाइनिंग वॉल्यूम है वो किस रेशियो में है? 1:1:2। मतलब ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्लियर है? तो गे-लुसाक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गैसेस रिएक्शंस हैं आपस में जब कंबाइन करते हैं, तो उनका जो कंबाइनिंग वॉल्यूम होता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। इट इज ऑलवेज क्लियर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे ये बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि कोई भी गैसेस रिएक्शन अगर आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे जो उनका कंबाइनिंग वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। गे-लुसाक्स लॉ यही कहता है। क्लियर है? बट अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। 2 एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है इसके बारे में। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, यहां देखिए N2, ये भी गैसियस है, प्लस 3H2, ये भी गैसियस है, ये आपस में रिएक्ट करता है, 2NH3 बनाता है, ये भी गैसियस है। तो अगर इनका मैं कहूं कि कंबाइनिंग वॉल्यूम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या सिंपल होल नंबर रेशियो है, तो आइए देखते हैं। यहां कितना लिखा है? 1, यहां कितना लिखा है? 3, यहां कितना लिखा है? 2। तो द कंबाइनिंग वॉल्यूम इज 1:3:2। तो इसको देखिए, ये जो रिएक्शन हमने लिखा है N2 प्लस 3H2 प्लस 2NH3, ये रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ये अमोनिया का फॉर्मेशन है। इस प्रोसेस का नाम है बेटा हैबर्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका? हैबर्स प्रोसेस। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए बाय वॉल्यूम तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए हम कह सकते हैं कि गे-लुसाक्स लॉ is applicable only on gaseous reaction and with respect to combining volume, the combining volume should be in simple whole number ratio with respect to reactant and product. Clear dear students? आइए हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। किसके बारे में? कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्लियर हो गया होगा, सारे लॉ क्लियर हो गए होंगे।
अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है और ऐसा है जो 11th में तो काम आएगा ही आएगा, प्लस क्लास 12th में भी काम आएगा और आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन के पीछे जरा सा उसका इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो लिखा रहता है इतना परसेंट बाई मास, इतना परसेंट बाई वॉल्यूम, इतना परसेंट मास बाई वॉल्यूम। तो ये कहाँ से आता है? इतना मोल पर लीटर, इतना ग्राम पर लीटर, ये क्या है? इट इज द कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो आपको आज हमको टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट टॉपिक। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना है कि कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं? तो कंसंट्रेशन यूनिट्स का डेली लाइफ में हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में डिसॉल्व किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो बेसिकली आप पढ़ते आए हो कि सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट। तो डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज डेली लाइफ में हम करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट्स का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम कंसंट्रेशन यूनिट्स का यूज करते हैं। अब सॉल्यूट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी। फॉर जस्ट लाइक एग्जांपल शुगर एंड वाटर मिक्सचर। तो शुगर क्या है? शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। बट ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूट लो क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी में होता है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा रूल बताता हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का। आप केवल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देख लो। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी, द फिजिकल स्टेट इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो वो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा, और फिजिकल स्टेट अगर गैस है तो क्या होगा? सॉलिड सॉल्वेंट वहाँ पे गैस ही होगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स का डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ है। कहाँ पे किसका यूज़ करना है ये हमको जानना जरूरी है डेली लाइफ में, कि कंसंट्रेशन यूनिट्स का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं, ये हमको पढ़ना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कौन कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट्स कंसंट्रेशन का यूज कहाँ करते हैं, समझ में आ गया। व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट देन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट under certain condition of temperature and pressure is represented with the terms of concentration units। तो यहाँ concentration units में आपके सिलेबस में क्या क्या ये जरूरी है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए मास परसेंटेज है। क्या है? मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज में दो चीजें हैं। मास परसेंटेज में क्या क्या है? मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमको जो पढ़ना है, तो मास परसेंट में मैंने आपको बताया मास परसेंट में दो चीजें हैं। एक है मास परसेंट बाई मास, दैट इज W बाई W। यहाँ मास बाई मास हो जाएगा। दूसरा है मास परसेंट बाई वॉल्यूम, मास परसेंट बाई वॉल्यूम, दैट इज W बाई V। W बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। आप मेडिसिन में पीछे लिखा हुआ दे सकते हैं W बाई W या W बाई V लिखा हुआ मिलेगा मेडिसिन टैबलेट के पीछे। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में दो चीजें इसमें भी है। एक तो आपने देख ही लिया, एक जनरली जो यूज होती है वॉल्यूम परसेंटेज में, एक ही जनरली यूज होता है, एक होता है V बाई V परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। तीसरा जो आपके सिलेबस में है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो बाद में देखते हैं। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है ppm। ये स्टूडेंट्स ये जो ppm है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसी यूनिट है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस बताती है। जब भी पोल्यूशन कहीं होता है, गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कहीं एटमॉस्फेयर में बहुत लो क्वांटिटी में कोई पोल्यूशन फैलता है, तो वहाँ पे ppm का यूज़ करते हैं। तो ppm इज द यूनिट यूज्ड फॉर पोल्यूशन इंडिकेशन। पोल्यूशन इंडिकेशन को इंडिकेट करने के लिए ppm यूनिट का यूज़ किया जाता है। और ppm का यूज़ तब किया जाता है जैसे एक सी वाटर है। अब सी वाटर में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा कहीं एक बैरल
आयल गिर गया। तो सी वाटर के कंपेरिजन में आयल बहुत कम है। जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है, वहां पार्ट्स पर मिलियन वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। तो पूछे पीपीएम का यूज कहां करते हैं, तो पीपीएम का यूज पोल्यूशन इंडिकेशन में करते हैं, और जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है वहां भी पीपीएम का यूज करते हैं। चौथा पॉइंट आपके सिलेबस में है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चाई। एक्स नहीं पढ़िएगा, सो क्या बोलते हैं? चाई, CHI, चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो है आप नॉर्मेलिटी। क्या है डियर स्टूडेंट्स? नॉर्मेलिटी। छठवां पॉइंट जो है नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के बारे में मोल पर लीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M। यहाँ पे कैपिटल M है मोलैरिटी। सातवां पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस यही है। मोलैरिटी जो होता है मोल पर ग्राम होता है इन सॉल्वेंट, और यहाँ मोल पर लीटर होता है। तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बस आप परेशान मत होइएगा, बने रहिए वीडियो लेक्चर में। आइए देखते हैं आगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हो गया, और उसके बाद एक लास्ट टर्म आपके सिलेबस में जो और है वो है डियर स्टूडेंट्स आठवां पॉइंट, वो है फॉर्मेलिटी। क्या है? फॉर्मेलिटी। हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन मीन्स ही होता है रेशियो ऑफ मोल्स, तो रेशियो ऑफ मोल्स पढ़ना है, नॉर्मेलिटी पढ़ना है, मोलैरिटी पढ़ना है और फॉर्मेलिटी पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। कल हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। तो मेरे साथ मेरे वीडियो लेक्चर में बने रहिए। इस पूरे अभी तक के टॉपिक का नोट्स बना लीजिए, और आप नोट्स बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में दे देता हूँ। आप नोट्स कंप्लीट करने के बाद मुझे 8948702399 इस नंबर पर 8948702399 पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करेंगे। नोट्स अभी तक का कंप्लीट करके। रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि जरूर व्हाट्सअप करिएगा, या पिछले दिए हुए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाए हो उनको जरूर सॉल्व करके, ना कर पाए हो तो भी मुझे व्हाट्सअप पर्सनली करिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आपको डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए कल हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स। बहुत ही बम्बर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है। तो यहीं पढ़ के इसको क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि सेकंड ईयर में हमारा दूसरा चैप्टर सोल्यूशन अपने आप तैयार हो जाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।